करिए। ठीक, चलिए नीरज सर, हाँ दीपेश सर और आशीष सर को दीजिए, आप लोग तब तक इधर आ रहे हैं। आइए दीपेश सर, थोड़ा सा बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। क्या क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करिए। चलिए, तो अब क्वेश्चंस हमारे पास में यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए और मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके सामने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को बताया जा सके, इसको हम लोग आपके साथ में सॉल्व कर सके और हर एक क्वेश्चन को आपके सामने प्रॉपर आंसर के साथ में आपके सामने मैं बता सकूं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो मेरे सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन से शहर वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, गजनी, फरगना, कांधार और समरकंद। आप लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अफगानिस्तान से यहां पर हुमायूं का जो संबंध था, ठीक है। मुझे लगता है कि इन जितने भी क्वेश्चंस यहां पर पूछे गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे सामने आती है, वो ये कि कई बार जब एग्जाम देने जाते हैं हम लोग, तो यहां पर पॉइंट क्या होता है कि चीजें हमसे छूट जाती हैं, है ना। मध्यकालीन भारत को हम लोग स्किप कर देते हैं, मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन इस बार जैसा मैं देख पा रहा हूं, एक क्वेश्चन इसकी बात कर लें या फिर उसके साथ साथ में हम अगले क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, अगर उसकी चर्चा भी यहां पर की जाए तो एक मिनट, कुछ दिक्कत, तकनीकी समस्या जो है मुझे यहां पर देखने को मिल रही है। जैसे मान लीजिए ये सैयद वंश के, अब लगातार हमें दो प्रश्न यहां पर पूछे गए हैं, दो क्वेश्चन हमने यहां पर सॉल्व किए हैं कि भाई सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है। आप लोग जानते हैं कि जब भी हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो गुलाम वंश आता है, गुलाम के बाद में खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद में सैयद और सैयद के बाद में आता है यहाँ पर लोधी वंश। तो यहाँ पर जो आपके सैयद वंश के जो सुल्तान है उसका यहाँ पर पूछा गया और हम लोग इस बात को जानते हैं कि सैयद वंश जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खिज्र खान के द्वारा। यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पहला ऑप्शन आपके पास में खिज्र खान हो ही जाएगा। उसके बाद में ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो इसका बेटा था, ठीक है, वो यहाँ पर शाहरुख हुआ करता था, तैमूर लंग का बेटा, है ना, उसको बाकायदा वो यहाँ से रेवेन्यू भेजा करता था। इस बात की भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए इसके क्वेश्चन की हम लोग बात करें, मुझे लगता है 1, 3, उसके बाद में 2 और उसके बाद में 4, ठीक है। सी जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले खिज्र खान। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि इसने रैयत आला की उपाधि धारण करी थी और इसका जो बेटा था उसने यहाँ पर शाह की उपाधि धारण करी थी। ऐसे भी सवाल जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं, इस पॉइंट को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सी जो है बच्चों इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ये साइंस का क्वेश्चन है जिसको मैडम यहाँ पर सोल्व कर सकती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखता हूं कौन सा आता है। एक महान्यायवादी के ऊपर सवाल पूछा गया, आशीष सर यहाँ पर सोल्व करेंगे उसको। सर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द इंडिया, ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमें क्या पता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूव कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उनके प्लेजर पे काम करते। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत हो जाएगा। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू प्रिविलेज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर हम बात करते हैं इनके पक्ष और प्रिविलेज के बारे में, कहीं पर भी फिक्स नहीं है, बट अमूमन इनको जो दिए जाने वाले जो सुख सुविधाएं हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर कोई भी स्टेट यहां पर सही नहीं है। और यहां पर क्या पूछा है? करेक्ट आंसर पूछा है, तो दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। जिस भी एस्पिरेंट ने बोथ 1 और 2 लगाया है वो गलत है। क्यों जी सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। बच्चे जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सर जो कह रहे हैं यहाँ पे एजीआई के बारे में, कल जब आप मैराथन मेरे साथ देख रहे थे तो कल रात में आपने देखा हो, कल की रात की लास्ट क्लास आप देखेंगे, पॉलिटी की मैराथन क्लास चली थी, वहां पे देखेंगे आर्टिकल 76 आपको मैंने पढ़ाया था वहां पे कि भाई बच्चे आपको एकदम वहां साफ साफ देखेंगे आर्टिकल 74 की बात कर दे या 75 की बात कर दे और 76। मैंने आपको चिल्ला के बताया कि बच्चे आपका आर्टिकल 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आता है, जिसकी नियुक्ति ताई करती है, ताई मतलब राष्ट्रपति महोदय करती है। इसको मैंने एकदम क्लियर बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग आपका तय होता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं बच्चे, आगे के संदर्भ में देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला स्लाइड कैसे कौन से में हो रहा है? कौन से 105 में? नहीं, 96 वहां कुछ खुला हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बच्चे, कभी कभी टेक्निकल इशू होता है थोड़ा सा, कभी कभी, है ना। हाँ, थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, कोई बात नहीं। कुछ तकनीकी समस्या का सामना जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा। मूवमेंट जो है, हाँ ठीक है, शायद अब हो गया जी, बिल्कुल।
तो इस प्रकार से हम देखें तो अभी ये साइंस का क्वेश्चन मैंने बता दिया था आपको, उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई यहाँ पे कौन सा सही उत्तर का चयन करें, तो दूसरा और चौथा जो है, दूसरा और चौथा जो है, ठीक है, फरगना और समरकंद जो है, ये आपको अफगानिस्तान में नहीं है, बाकी गजनी और कांधार जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि इतिहास के प्रश्न तो आपसे इजीली यहाँ पर क्लियर हो पा रहे होंगे। स्विमिंग पूल के वास्तविक गहराई से कम गहरा प्रतीत होने का कारण क्या है? बिल्कुल सही बात है, रिफ्रैक्शन है, क्योंकि जब कोई भी लाइट आपके रेयर टू डेंसर में आती है तो डेप्थ होती है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही, रिफ्रैक्शन यहाँ पर सही आंसर। और सर एक चीज और, तो जो भी एस्पिरेंट यहाँ पर यूपी पीसीएस के लिए अपीयर कर रहे हैं भाई, बिल्कुल जैसे आप देख पा रहे हैं फिजिक्स से या फिर लाइट ऑप्टिक्स से हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप लोग प्लीज इन तरह के क्वेश्चनों पे फोकस करें। सर आगे चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आने वाला है और ये फिर से 5 आइज का पूछा गया है आपसे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जिसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद में एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है हमारे साथ में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। एग्रीकल्चर से स्पेशली प्रश्न पूछा गया है, साइंस से फिर हमारे पास में प्रश्न पूछा गया है, और अब आते हैं हम यहाँ पर गांधी जी पर, यानी इतिहास संबंधित प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया, ये यहाँ पर कहा गया है। और दूसरा, दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के जुझारूपन को देखकर गांधी जी को विश्वास हो गया था कि भारतीय जनता किसी उद्देश्य के लिए जुझारू संघर्ष और बलिदान के लिए तैयार हो जाएगी। यहां पर स्टेटमेंट की अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो भी आपके सामने है, ठीक है, तो मैं बस आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि दक्षिण अफ्रीका के संघर्षों ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए तैयार किया था, लेकिन ये जो जुझारूपन की बात जो है यहां पर की जा रही है। कई बार हम लोग देखते हैं कि गांधी जी ने एकला चलो रे, मतलब एक अकेले तरीके से उन्होंने कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उन्होंने कुछ अनुयायियों के साथ में 78 अनुयायियों के साथ उसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि शायद इसका स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो सही है। सर एक बच्चा कह रहा है आंसर कौन बताएगा भाई, प्लीज दिखा रहे हो, तो इनको आप तो आंसर ही बता रहे थे। हाँ तो हम आंसर ही बता रहे हैं दोस्त आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है ये, बता रहे हैं जबकि और सारे सीक्वेंस में है आपका। जैसे अभी अर्चना जो मनीबुल रिव्यू है, अर्चना हमारी पुरानी स्टूडेंट है, उन्होंने बताया रिफ्लेक्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों में शो करिए, दोनों में शो है दोस्त। तो 11 नंबर आपका। बेटा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से ये जरूर कहना चाहूंगा कि शांति से आप लोग पूरा एग्जाम एनालिसिस जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि फैकल्टी वाइज आपके सामने उसको एग्जाम एनालिसिस हम लोग करें, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करें। तो ध्यान आपको इस बात को रखना है कि जो भी पॉइंट है यहाँ बता रहे, जिनको समस्या है, परेशानी है, वो जा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिस्टमेटिकली वे में आपके सामने सारी चीजें जो है वो की जाएंगी। समझ में आ गया आपको? तो अगर कोई परेशानी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं, जो सॉल्यूशन होगा वो इसी प्रकार से होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई सब लोग को? तो जितने भी यहाँ पर जो सेशन जो है, जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं, वो हमारा मेंस का प्रोग्राम जो अब स्टार्ट होने वाला है उसको जरूर फिल करें, और जो भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो शेयर जरूर करते हैं सेशन को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आज क्रांति जो है वो आ चुकी है इस आरओ के एग्जाम को लेकर। चलिए सर अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है और देखते हैं कि क्या इसका राइट है। मैथ्स का क्वेश्चन है, ये तो मुझे भी नहीं आएगा, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर ले। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से। सर अच्छी तरह बताइए, जल्दबाजी कीजिए, जो सही है वो बताएं, व्यर्थ समझ आया ना करे। बिल्कुल जीएस जंक्शन, वही मैंने आपसे कोशिश की है, हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन तो आपके पास में होना चाहिए, एक प्रॉपर आपके पास में स्टेटमेंट जो है वो पहुंचना चाहिए कि इसका एग्जैक्ट यहाँ पर डिस्कशन जो है वो क्या होना चाहिए। समझ में आ गई बात? चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। अब इस तरीके से थोड़ा सा वो स्टॉप करके वो करिए, फिर से स्टार्ट करिए। 1 मिनट, चलो देख लेते हैं आशीष सर। अब एक बार रिफ्रेश करिए 11 से, वहीं से आप सही पीपीटी पे यहीं से 17 नंबर से स्लाइड शो करिए। एक मिनट, यहाँ स्लाइड शो करिए। नोट बंद कर दो, नोट की वजह से तुम्हारा हैंग कर रहा है। नोट बंद कर दो। अच्छा ये ओके, वेल डन। महत्वपूर्ण बात हमारे सामने आ गई है, ठीक है। बच्चों 4 मार्च से हम लोग यहाँ पर यूपी पीसीएस का जो समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी है उसका मेंस का बैच हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। तो एक बहुत शानदार आपके पास में मौका है हमारी टीम से यहाँ पर जुड़ने का। आप लोग जुड़े हमारे साथ में, और इसमें कंप्लीट प्रिपरेशन, हिंदी की, जीएस की सारी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आपको हम लोग यहाँ पर कराने वाले हैं।
₹1999 में केवल आपको ये बैच मिल जाएगा। और अगर आप किसी फैकल्टी को पसंद करते हैं तो वहां पर आप उनका कूपन कोड यूज कर सकते हैं, आपको और ज्यादा डिस्काउंट जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। लगभग 1750 के आसपास ये बैच जो है वो आपको मिल जाएगा। इस बात को भी आप लोग को यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं रही होगी। त्रिजा मैम कुछ आप भी यहाँ पर बच्चों के लिए लेके आइए। जी बिल्कुल, आइए, आ जाइए, आप भी आइए। बिल्कुल, अभी आई थिंक पहले प्रीति मैम को बुला लेते हैं। हेलो एवरीवन, तो मेरा नाम है त्रिजा गर्ग और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, और मेरे साथ हैं प्रीति मैम। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट मैं आपको कराने वाली हूँ, और कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाँ, हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है वो, और ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो रुकिए, मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगी क्यों वो क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है या राइट है। स्टेटमेंट्स पूरा एनालिसिस किया है। एक सेकंड रुकिए सर। आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। मैं बता देता हूँ। ओके सर, 13 सर बता देंगे आपको। ठीक है, तो भाई सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, क्लियर, अभी बहुत हॉट टॉपिक था तो हम सब जानते हैं। तो डी का 4 है आपका, क्लियर। और आपके बेसिकली द ऑथर ऑफ टेल्स आपका बी, तो A3 B1 C2 D4 जिस भी हस्बैंड लगाया तो 13 का ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। सर आई करते क्वेश्चन नंबर 14 पर कर दीजिए सर। 14 प्रीति मैम। यस, क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है, रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछे हुए हैं कि कौन सी सिटी में ये लोकेटेड है। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में बताया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है, और ये आपका रॉन्ग है क्योंकि शिमला हिमाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। तीसरा है रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरहट में है, आसाम में, करेक्ट। देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जबलपुर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो पूछा गया है कि कितने इनमें से करेक्टली मैच्ड हैं, तो ओनली 3 आपका जो है करेक्टली मैच्ड है, यानी 3 डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। 15 पे चलते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस। ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। ये जो है साइंस के टीचर आपको बता देंगे आगे जाकर, लेकिन मैं आपको नेक्स्ट बता देती हूँ, 16th का आंसर बता देती हूँ बच्चों, ठीक है। इसके आंसर के लिए मैं आपको एक बार लिख के बताती हूँ कि इसके लिए दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो क्यों रॉन्ग है बेसिकली। तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात करें जो यूपी बजट में दिया गया है वो 7,60,000 करोड़ रुपए नहीं है, वो आपका है 7,46,000 करोड़ रुपीस। तो पहला स्टेटमेंट तो पहले ही रॉन्ग हो जाता है। और फिस्कल डेफिसिट की अगर हम बात कर ले, फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा जीडीपी का, स्टेट का जो जीडीपी है यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो सकल घरेलू उत्पाद है उसका बेटा 3.46% है। तो अगर उसका अंक मैं आपको बताऊं तो जो दिया गया है बजट में वो इतना दिया गया है, इतना करोड़ रुपए दिया गया है, ना कि ये। तो दोनों रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपसे करेक्ट आंसर पूछा गया है, इसका आंसर हो जाता है नीदर 1 नॉट 2, ना 2 ना 1, ठीक है। तो 16th का आंसर इसीलिए आपका दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए मैम पहले मैम। 19th, ओके। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 आपका है जो कि जूट पर ये आपका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, और दूसरा स्टेटमेंट जो रीजन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है येलो रिवॉल्यूशन जो आप लोगों का हुआ था। तो फर्स्ट असर्शन क्या है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। बिल्कुल करेक्ट ये स्टेटमेंट है कि भारत जूट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर ही है, सबसे ज्यादा उत्पादन भारत करता है जूट का। कौन सा राज्य करता है अगर ये आपको जानना है तो वेस्ट बंगाल ऑलमोस्ट 60% प्रोडक्शन जूट का करता है।
रीजन इसमें दिया हुआ है कि इंडियाज जूट प्रोडक्शन इंक्रीज ड्यू टू येलो रिवॉल्यूशन। तो येलो रिवॉल्यूशन के कारण इंडिया का जूट प्रोडक्शन इंक्रीज किया। येलो रिवॉल्यूशन लेकिन हमारा ऑयल सीड्स को लेकर था, तो ये रीजन हमारा गलत हो जाता है। हाउएवर दिस असर्शन इज राइट। तो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। ओके सर, क्वेश्चन नंबर अभी आगे प्रोसेस के अंदर है, तो आप लोग एक बार जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो कमेंट कर दें। और थोड़ा सा अगर मैं बता दूं जूट के बारे में, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपका, और 3/5 ऑफ द वर्ल्ड जूट जो है बेसिकली इंडिया प्रोड्यूस करता है। क्लियर। और इसका इंपॉर्टेंस अगर हम बात करें तो इसी को हम गोल्डन फाइबर के नाम से हम जानते हैं। ये क्वेश्चन भी इवन आपके यूपीपीसीएस और यूपीएससी में आया हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रेगुलरली पूछे जाते हैं। सर एक बार कुछ क्वेश्चन देखिए क्या मतलब आगे ऐड ऑन हुआ है, नहीं हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं हुआ है शायद आपका। और बड़ी बात यह है कि सब जो जूट के बारे में बता रहे हैं, जूट का बच्चों आप जानते हैं कि जूट का जो प्रोडक्शन, जैसे हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश है ना, वहां पे जैसे आप जूट की बोरियां बनती है, इसमें चीनी भरी जाती है ना, शक्कर भरी जाती है, वहां मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है। जिन्स के मैन्युफैक्चर के लिए, जूट के लिए बांग्लादेश जाना जाता है। तो जूट का काफी इंपॉर्टेंस है जो हम लोग समझते हैं। देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। बिल्कुल अब सही कह रहे हैं कि सर जो येलो रिवोल्यूशन आपके वो ऑयल्स के लिए, तिलहन के लिए, बिल्कुल सही बात है आपका। ठीक है, ऑन इट टीम वर्क कर रही है आई थिंक कुछ इसमें। सर एक बार एग्जिट करके फिर से कर लीजिए। ये सर ये वाला हो गया, ये हो गया। आई हैव 40 का है मेरे पास। रियल पेपर, वो जो पेपर था वही दिखा देते हैं। कहाँ है पेपर? 20 नंबर क्वेश्चन तो नहीं, इसके बाद का नहीं हुआ। कहाँ है? कौन सा पेपर था वो? हाँ, 33 खोलिए था। मैडम ने गलत है, सही बताया। एक मिनट बच्चों, बस थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप लोग तो समझ में आ जाएगा आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है। थोड़ा सा बजट वाला। एक मिनट सर, इसको कहाँ से खोला, ओपन किया? बैक कर दे पूरा। हाँ कैंसिल कर दे। ठीक है। हाँ, क्या हुआ? ओपन नहीं हो रहा था। हाँ ठीक है। यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये रील पेपर दिखा दीजिए सर। ऐड भी हो गया सर। एक मिनट, हाँ ऐड हो गए। 33 पे जाइए। 33 दिख रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 22। 22 ऐड हो चुका है। हाँ ठीक है, ठीक। सेकंड में इसको कर रहा हूँ। अच्छा मैम बता। 22 से करो ना यार। ठीक है ओके। हाँ लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, ज्योग्राफी का ही ये क्वेश्चन है, भूगोल से क्वेश्चन है। असर्शन और रीजन के फॉर्म में पूछा हुआ है। असर्शन है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्राई। तो बिल्कुल विंटर सीजन के टाइम पर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्राई हमारा रहता है, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया ड्राई रहता है। रीजन क्या दिया हुआ है इसका कि क्या कारण है? मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। कि आपके विंटर सीजन में जो मोस्ट पार्ट है कंट्री का, वो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो रहती हैं उनके इन्फ्लुएंस में रहता है। तो विंटर सीजन की जब हम बात करें, देखिए इंडिया में नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से हमें पता है कि कौन सा रेनफॉल आता है। ठीक है सर, आप भी आकर बताइए कि कौन सा रेनफॉल आता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स की वजह से साउथ वेस्ट रेनफॉल हमारा मेनली आता है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो हमारी ब्लो करती हैं, राइट। ये वाला जो हमारा है विंटर सीजन की जो हम बात करते हैं, तो लैंड टू सी हमारे जो रेनफॉल होता है, नॉर्थ ईस्ट की साइड से जो रेनफॉल होता है, उसके कारण हमारा जो इंडिया है वो ड्राई रहता है, राइट। तो इसमें मैम इसी की वजह से अगर हम बात करें, क्योंकि जैसे विंटर के बारे में बात हो रही है, मैक्सिमम इंडिया में जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्टर्न मानसून से आता है आपका। क्लियर। और क्योंकि जो आप देखते हैं जून जुलाई जो बेसिकली कंसर्न है आपका वो साउथ वेस्टर्न के लिए, इसीलिए आपका स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है आपका। और ठंड में एक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था या फिर मेंस में पूछा जा चुका है आपका, कि बेसिकली साउथ में वो कौन सा स्टेट यहाँ पर विंटर में बारिश होती है, तो तमिलनाडु इसका आंसर है। तो वो भी इसी के लिंक अप में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं आपका। ये आप बेसिकली डांस का है सर, बता देते हैं, इजी है आई थिंक। भरतनाट्यम आप सबको पता होगा कौन से स्टेट का है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, राइट। तो ए का आपका 1 हो जाएगा, तो A1।
ये 3 ऑप्शन है कि आप एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, बी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, राइट। कुचिपुड़ी आपका ये एलिमिनेट हो गया आपका। यस, ये आपका ठीक है। एलिमिनेट हो गया है। उसके बाद कथक यूपी का, उत्तर प्रदेश का जो हमारा है क्लासिकल डांस एक है, तो डी का आपका हो जाएगा। डी का 2 सब में कॉमन है अभी। डी का 2 ये दोनों सर, ये वाला हाँ। एलिमिनेट हो जाएगा आपका डी। हाँ, ये गया आपका। यस, ठीक है। सत्रिया हमारा कहाँ का है, सत्रिया और कुचिपुड़ी हमारा बच जाते हैं, और 2 ऑप्शन हमारे पास है। कुचिपुड़ी हमें पता है कि आंध्र प्रदेश का है, तो बी का हो जाएगा 3 और ए विल बी। यस, तो ए इज द right करेक्ट answer. आंसर इस A will be क्वेश्चन the का। कौन सा right क्वेश्चन है, answer. क्वेश्चन नंबर 23 और का। इन केस अगर थोड़ा सा आपको पता हो तो ये सेम क्वेश्चन ना 2017 मेंस में आया था, बट वहां पर जो आसाम के लिए बात करी थी वो बिहू के लिए करी गई थी आपकी, ठीक है। तो क्वेश्चन की रिलेवेंसी बहुत ज्यादा है, मैं फिर बता रहा हूं। आप इवन मेंस के लिए भी अगर आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते तो आपको काफी हद तक जो हेल्प है वो एग्जाम के अंदर हो जाएगा। मैम आइए हाँ जी सर, मेरा तो 40 था। नेक्स्ट। अभी चल रहा है, अभी आपको मैं बता दूं, अभी चल रहा है। मैंने इकोनॉमी के यानी अर्थव्यवस्था के जितने क्वेश्चन्स थे उनको सॉल्व कर लिया है। तो जैसे जैसे मेरा नंबर आता चला जाएगा मैं आपको बता दूंगी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं आए थे, मॉडरेट था, ज़्यादातर फैक्चुअल बेसिस पे थे। कौन सा एक्ट है, कौन से नंबर पे है, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे जो है नेशनलाइजेशन वगैरह हुआ था, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताती रहूँगी जैसे जैसे मेरा नंबर आता रहेगा। अभी आप लोग थोड़ा सा समय जो है वेट कर लीजिए, जितने भी बच्चे देख रहे हैं। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेंस की तैयारी करनी है, आपका प्री जो है वो क्लियर हो रहा है, तो मैं मेंस में आपको अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की तैयारी करवाने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड हमारा एम यही रहेगा कि आपका क्लियर हो जाए। बच्चों आप लोग जुड़े हुए हैं, ये अच्छी बात है। दूसरी बात ये समझिए इस बात को, जितने क्वेश्चन अभी कराए गए हैं, और बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जितना हमने पढ़ा समझा, चाहे वो मैराथन की क्लास को देखा हो, चाहे यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए ऐसा है, सबसे बड़ी बात हमें क्या लगती है ना, अगर आप धैर्यवान हैं, अगर आप में पेशेंस है, तो आप अधिकारी बनने के लायक हैं। तो यहाँ थोड़ा धैर्य बना के यहाँ भी रखना पड़ता है, एग्जाम सेंटर बना के रखना पड़ता है। सबसे पहला आपका पेशेंस है, तो पेशेंस बना के रखिए, आपका काम जरूर होगा। 24 यूपीजी है, मैं बता देता हूं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपके यूपीजी का है, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, चकुला डांस के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो कृष्ण नगरी है ब्रज, वहां पर बेसिकली इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। जब आप इस स्टेटमेंट में द डांस परफॉर्म इन द अवध रीजन, कहां पर, अवध रीजन में ये डांस परफॉर्म नहीं होता है। मथुरा, वृंदावन और जो ब्रज वाला रीजन है, यहां पर इस डांस को फॉर्म या फिर कंडक्ट किया जाए, तो हम कह सकते हैं कि सर स्टेटमेंट वन क्या है आपका, वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इसी को जब हम बात करते हैं सेकंड टू के बाद, स्टेटमेंट इन दिस डांस women balancing large multiple tricircular wooden pyramid on their heads and dance song about the Krishna, तो बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2 ओनली डी विल बी द राइट आंसर होगा। क्लियर, मैंने फिर बताया था क्वेश्चन आपके ट्राइब्स के ऊपर लोकल जो डांसेस हैं, क्लियर, यहां से हर साल रेगुलरली जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो ये भी आपका जो कंसर्न ऑप्शन जो 24 है उसका डी विल बी द राइट आंसर होगा। मैम प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सर। हाँ आइए। रहमान शेख तो सर पुराने स्टूडेंट है, कह रहे सर आपका ट्रिक काम आ गया एग्जाम में। भाई वो बहुत एक बार स्लाइड हैंग कर दी, स्लाइड बंद कर हेल्प बहुत करता है यार वो। बच्चे थोड़ा सा आज क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है कि आज थोड़ा सा आपकी धैर्य की परीक्षा ज्यादा हो जा रही है। थोड़ा सा ये टेक्निकल इशू बार बार आ रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, जब बहुत सारी चीजें, जब कोई चीज आप वेट करते हैं तो उतना चीज दूर दूर भागती है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए तो काम आपका होता रहेगा। देखिए आपकी मैम आ गई है, बहुत बढ़िया। चलिए यस, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 26 हिमालयाज को लेकर है, उसके नदर्न स्लोप और उसका जो सदर्न स्लोप हमारा होता है। क्या आपका एसर्शन में क्या दिया हुआ है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घना वनस्पति आवरण है, कि ज्यादा आपका नदर्न स्लोप जो है हिमालयाज का थिकर वेजिटेशन कवर होता है कंपेयर टू सदर्न स्लोप। तो ये जो है आपका एसर्शन रॉन्ग है, क्योंकि सदर्न स्लोप पे हम सबको पता है कि सनलाइट ज्यादा रहती है और वेजिटेशन भी आपका वहीं पर ज्यादा होगा, रेनफॉल भी आपका वहीं पर ज्यादा होता है।
रीजन में आपका है कि सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयाज रिसीव मोर रेनफॉल, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ज्यादा रेनफॉल आपका सदर्न स्लोप पर हिमालयाज के होता है। तो ए आपका रॉन्ग हो जाएगा एंड आर आपका करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। जल्दी से नोट कर लीजिए सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। फिर हो गया तो आगे 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 31 देखिए 31 बटन आया नहीं अभी तक। ऑन इट। चलिए, क्या बोल रहे हैं बच्चे? लेकिन सर अभी और पढ़ने की जरूरत है। हाँ बच्चे देखिए, पढ़ने का दीपेश सर कहा है। बच्चे बिल्कुल दीपेश सर आ रहे हैं। देखिए पढ़ने की जरूरत तो है बच्चे। देखिए क्या होता है ना कि आप जितना पढ़ते हैं, आपको एक बकेट में सिलेबस दिया जाता है, आप जितना पढ़ते हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपको उसमें से चुन के निकालना होता है कि आपको काम की चीज क्या है। देखिए पढ़ने के लिए पूरी किताबें आप कितना भी मैक्सिमम पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको तय समय सीमा पे कितना पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। तो और पढ़ने की जितना आपने पढ़ा है, आप देखेंगे इस बात को मैं आपको यहाँ पे प्रूव भी करके दिखा दूंगा। अगर आप बोलेंगे कि आपने जितना पढ़ा है अपनी अड्डा की टीम के साथ या जहां भी जैसे ही पढ़ते हैं आप, क्योंकि सबके पास बच्चे बुक लगभग सेम रहती है, तो आप जितना पढ़ते हैं वहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको और बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, जितना आपने पढ़ के गए उतनी ही वहीं से आपके लेवल में क्वेश्चन बन रहा है। चलिए बस सर अभी बस एडिट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आज एक विशेष व्यवस्था को आप जरूर देख रहे होंगे कि आपको थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए हमेशा क्या होता है, जो पेपर आया हम लोग लगा दिए, उसको हम लोग अपना डिटेल में बताते गए, लेकिन आज क्या है, आपको एडिट करके प्रॉपर वे में, एक होता है ना कोई चीज मैनर में आती है, जब कोई चीज मैनेजमेंट तरीके से होती है या मैनर में आती है तो उसमें टाइम लगता है। तो मैनरफुल तरीके से, जैसे आपको कल को अधिकारी बनना है तो मैनर वे में जाना है, वैसे बच्चे यहाँ पे मैनर में जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आप अधिकारी बनने की तैयारी करें, प्री देंगे फिर मेंस देंगे, उसमें भी टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, उसमें भी टाइम लगेगा, क्योंकि एक मैनर के तरीके से आ रहा है। अब आपके दीपेश सर आ चुके हैं, जिनको आप बहुत तहे दिल से काफी देर से याद करें, अपने दीपेश सर आ चुके हैं। अब देखिए चलिए, तो हाँ सर जी पेपर देने गए थे हम, ठीक है, ओके, इतना आसान नहीं ARO भाई, कोई बात नहीं अमित सिंह। मुझे लगता है कि जितने भी लोग मेरे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सारे क्वेश्चंस लगभग सॉल्व हो चुके होंगे। हर एक क्वेश्चन को आपके सामने हम लोगों ने प्रेजेंट कर दिया होगा, और हर एक चीज को बस प्रॉपर प्लान्ड वे में, क्योंकि अब सेकंड पेपर का टाइम भी हो गया है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर आपके सामने कोशिश करूंगा कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके सामने सही अगर इसे एडिट करना है इसको ऊपर से दो। लग गया 30 ठीक है। देखो जरा, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन आपके सामने। कहाँ से स्टार्ट करें? 30 ठीक है, इसको फुल कैसे स्लाइड शो। बच्चे आप जैसा देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान के आपके बच्चे वहां पे आपने देखा, आपको मैंने पहले भी बोला, क्लास के दौरान बोला, अगर आपके शेड्यूल्स या आपके पार्ट्स अगर आप छोड़ के जाते हैं, आर्टिकल, शेड्यूल, आपके पार्ट्स, और ये मुश्किल से ये 10 मिनट का आपका था ये चैप्टर, है ना। कभी आपने क्लास में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन मैंने ये जरूर बोला होगा, शेड्यूल हो गए, पार्ट हो गए, आपके आर्टिकल हो गए, अमेंडमेंट हो गए, राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, DPSP हो गया, ड्यूटीज हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है बच्चे, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्या है बच्चे आपका, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसका आंसर क्या है बच्चे, डी है। यहाँ पे इसका आंसर क्या है, डी है। यहाँ पे असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। चलिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं बच्चे, थोड़ा सा मार्कर की परेशानी आ रही है यहाँ पे, एक मिनट, चलिए ठीक है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे 4 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है, जिनको विशेष रूप से देखा जाता है। इनकी बात हम लोग यहाँ पे कर पा रहे हैं। हम लोग चलते हैं बच्चे आगे की तरफ, देखते हैं कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन और आपकी पॉलिटी के संदर्भ में यहाँ दिखाई देते हैं। चलिए थोड़ा सा बच्चे धैर्य बना के रखेंगे, चलेंगे तो आप लोग को कुछ काम समझ में आएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा धैर्य बना के चलेंगे तो आपको चीजें कुछ समझ में आने लगेंगी यहाँ पे। हाँ जी ठीक है।
देखिए क्वेश्चन तो आपके लग गए हैं सारे, लेकिन बस वही है कि थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना है कुछ देर तक, बाकी तो आपको बस चीजें सब फटाफट दिखाई देंगी। यहाँ पे और क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर देना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 से सर, हाँ, अच्छा ठीक है, ओके ओके ठीक। बच्चे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, अगर जो बच्चे अभी जुड़े हैं या फिर पहले से देख रहे हैं, यहाँ पे देख पाएंगे कि आपके जो क्वेश्चंस आए हैं यहाँ पे देख पाएंगे आप, जैसे कि यहाँ, हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे अब जैसा क्वेश्चन बच्चे देख पा रहे हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या था, कथन और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं या फिर असर्शन और रीजन की बात कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन भी आपको सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी दिखाई दिए और आपके असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन भी दिखाई दिए। और इन क्वेश्चन में अगर आगे बढ़े तो आगे देख पाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दिया, जिनको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बात करें अगर, तो भारत के महान्यायवादी की बात करता है। महान्यायवादी मतलब आपका मोदी जी का पर्सनल वकील आप कह लीजिए, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, जो कानूनी अधिकारी, जो लॉयर की पोस्ट पे काम करता है लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता। मैंने इसको अपने स्टैटिक पोर्शन में आपको कई बार पढ़ाया है, इससे आप अवगत होंगे बिल्कुल। क्या बोल रहे हैं बच्चे? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, रॉकस्टार यहाँ पे बने हुए बच्चे। अगर आप पेपर कहाँ मिलेगा बच्चे? बिल्कुल पेपर आपको जल्दी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, आपको जल्दी इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी। यहाँ पे बच्चे देखिए आप कि मैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बार बार बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 74, 75, 76 आर्टिकल 76 में इसकी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात होती है। और बड़ी बात ये है, यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं, यहाँ मैंने आपको अगर थोड़ी बात याद आ रही हो तो याद आ रही होगी कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपका जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अटॉर्नी जनरल जो इंडिया है बच्चे, वो आपका भारत सरकार का वकील है। भारत सरकार का जो वकील है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात आपको मैंने ऐसे कार्टून बना के आपको दिखाया था कि ये बच्चे आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 76 में आता है। तो आगे आने वाले एग्जाम में आपको अभी अगला एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए भी आपको ध्यान रखना है। सिर्फ देखिए, सिर्फ ये एग्जाम नहीं, अभी आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम लगा हुआ है और भी एग्जाम लगे हुए हैं, उनको भी ध्यान रख के चलना है। ये नहीं कि सिर्फ एग्जाम में यही आएगा। सबका बच्चे कमीशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सबका ऑरा एक जैसा होता है। 70% कॉन्सेप्ट एक जगह से आते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट आपका अलग अलग होते हैं। बिल्कुल 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 ठीक है, आगे चलिए ठीक है। चलिए बच्चे, आगे के क्वेश्चन लग चुके हैं, मेरी टीम कह रही है कि आगे क्वेश्चन लगाए जा चुके हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं फटाफट से कि आपके आगे क्वेश्चन बिना आपके समय को जाया किए हुए, बिना आपके समय को जाया किए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको आगे क्वेश्चन बराबर मिलते रहे। यहाँ पे हम लोग इसको देखते रहे। चलिए, यहाँ पे और भी क्वेश्चन आ चुके हैं, थोड़ा सा बस धैर्य बना के चलेंगे तो आप लोग को सब चीजें दिखाई देंगी यहाँ पे। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग और बात कर लें, अगर यूपी स्पेशल की बात कर लें या फिर साइंस की बात कर लें। साइंस की बात करने मैडम आ गई है। बिल्कुल, साइंस की बात करने के लिए मैम आ चुकी है। यहाँ देखिए बच्चे, जैसा क्वेश्चन नंबर 43 आ चुका है बच्चे, इसके लिए हमारी साइंस क्वीन के नाम से प्रसिद्ध नीरज मैम आ चुकी हैं। बिल्कुल, ये अभी मैं पढ़ा के गई थी आप लोगों को, और ये कुछ साइंस के क्वेश्चन तो मैंने मैक्सिमम करवाई दिए हैं। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, डिजीज के बारे में पूछा है। यूपी की बात कर लो, यूके की बात कर लो, हरियाणा की बात कर लो, छत्तीसगढ़ की बात कर लो। आज छत्तीसगढ़ का भी एग्जाम है। तो बेसिकली जितने भी लोग हैं सबको पता है भाई कि विटामिन सी की अगर बात करते हैं तो विटामिन सी जो है वो आप लोगों का क्या होता है, स्किन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। आपका जो है वो विटामिन सी जो है वो स्किन के लिए है, तो स्कर्वी डिजीज यहाँ पर हो जाएगा। फॉलिक एसिड की बात करते हैं, बहुत सारे लोग फॉलिक एसिड में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई फॉलिक एसिड है क्या, तो खून की कमी कहते हैं ना कि भाई फॉलिक आयरन की कमी, आयरन की कमी, आयरन की कमी। प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर आयरन की कमी होती है ना, तो वो आयरन की कमी किसके कारण हो रही है, यही फॉलिक एसिड है, विटामिन B9। ठीक है, जो फॉलिक एसिड के रूप में जाना जा रहा है। रक्त अल्पता यहाँ पर जो है वो हो जाएगा, ब्लड की जो है वो डेफिशिएंसी यहाँ पर हो जाएगी, जिसे एनीमिया कहते हैं। अब कई लोगों को लगता है एनीमिया का मतलब मैडम खून की कमी। अरे तो खून में 45% का 99% तो आरबीसी बना रहा है, फिर उसके बाद में 0.2% WBC है, 0.8% प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन से मिलकर बनी है, और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से। तो इनडायरेक्टली कहोगे तो आयरन की कमी ही खून की कमी होती है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत इजी था, तो हमने यहाँ पर कह दिया, जो है ये हो जाएगा। डीपली करवा दूं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर एक्सप्लेन कर रहे हो तो क्या कह रहा है भैया? मैम पेपर बहुत इजी था। ओके ओके, गुड पेपर, थैंक यू सो मच। चलो अभी हम तो क्या ही थैंक यू कर रहे हैं। अरे इधर गया। अच्छा, विटामिन B1 की बात करते हैं। विटामिन B1 की बात करें, थायामीन हो जाएगा आपका। और अगर बात करते हैं तो बेरी बेरी हो जाएगा, है ना। तो पहले एक गाना आया करता था, मुझे बड़ा याद नहीं होता था बेरी बेरी, तो वो गाना था ना, मेरे बैरी के बैर मत तोड़ो। तो बस वैसे मैंने याद किया था इसको, तो तुम भी इस तरीके से ध्यान रख सकते हो। पेन नहीं है मेरे पास, नहीं तो मिला लेते। बाकी आंसर हम लोगों ने कर ही दिया है। अच्छा चलो,
तो यहाँ पर विटामिन सी की बात करते हैं तो किधर गया, विटामिन सी स्कर्वी हो जाएगा। फॉलिक एसिड की बात करते हैं तो फॉलिक एसिड ये आपका एनीमिया हो जाएगा। विटामिन ए की बात करते हैं आपका रतौंधी हो जाएगा। और इसके अलावा विटामिन B1 आपका बेरी हो जाएगा। तो पहले का कौन सा हुआ 4, ठीक है। दूसरे का आपके पास में कौन सा जा रहा है, दूसरे का जा रहा है 3, तो 4 3 किधर है, इधर ही है। तो भाई तीसरे का फिर क्या हो जाएगा आपके पास में, तीसरे का तो 3, तीसरे का कहाँ गया, विटामिन ए रतौंधी है एक, तो ये कहाँ गया, ये बी यहाँ पर जो है वो बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो ये अपना है नहीं तो मैं इसको छोड़ दूँ ना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से ऑपरेट हो रहा है क्या, अच्छा आप ही कर रहे हो, ओके ठीक है। क्वेश्चन अभी आए नहीं है आगे वाले क्वेश्चंस। अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा था मॉम मिशन के बारे में, है ना। तो मॉम मिशन आपका कौन सा मिशन है, फटाफट से यार सेशन को शेयर करो, ऐसे नहीं चलेगा। मॉम मिशन अपने पास में कौन सा मिशन है, मार्स मिशन, है ना। कब लॉन्च हुआ था, 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था। कब हुआ था, नवंबर में हुआ था। क्वेश्चन पूछा था कि मंगलयान जो है वो किसके अंदर है, तो वो मॉम वाला मिशन, वही मंगलयान वाला मिशन आप लोगों का, ये तो पहले ही करवा दिया था, है ना। तो मॉम मिशन आपका वही मंगलयान वाला इसमें होगा भी। देखो मैं तुम्हें सीधा एक बार लिए ही चलती हूँ उस क्वेश्चन पर। तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, कल की मैराथन में ही वो क्वेश्चन करवाया था और कल वाली क्लास से बहुत क्वेश्चन आए। और मैं यही कह रही थी कि भाई मेरे को बस ये देखना है कि मैं जो कल वाली क्लास लाई हूँ उससे कितने क्वेश्चन जो है वो मेरे को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से कल मैंने काफी सारी चीजें बात की। कल की मैराथन कितने लोगों ने जो है वो यहाँ पर देखी थी, ये मुझे बताओ। कल वाली मैराथन क्लास कितने लोगों ने जो है वो देखी थी, बताओ देखिए फटाफट से, है ना। जल्दी बताओ कि कितने लोगों ने जो है वो मैराथन क्लास देखी थी। अच्छा एक क्वेश्चन और आया है, गुर्दे की पथरी, गुर्दा माने किडनी, यानी कि आपका जो किडनी स्टोन होता है, यहाँ पर यही लिखा है कि किडनी स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू, तो किसके कारण यहाँ पर किडनी स्टोन होता है, तो फैट जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ फैट हो जाता है आपका, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जो है वो ऑक्सिलेट हो जाता है। तो अब ये आंसर तुम बताओ पहले, तो मुझे फटाफट से मैसेज करो क्विकली। मैं क्वेश्चन ही अभी देख रही हूँ, मेरे को वक्त ही नहीं मिल रहा, पर तुम तो बता दो फटाफट से कि क्या यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रेत के कणों का जमाव। अब ये जो भी करके आए मुझे ये बताओ कि मिट्टी क्या तुमने खाई थी, हाँ क्या तुम लोग यहाँ पर अर्थवर्म हो, हैं बताओ, या प्रोटीन का अवक्षेपण। तो आप लोगों को ये पता होगा कौन सा ऑक्सिलेट होता है यहाँ पे, बताओ देखिए फटाफट से। किडनी स्टोन में यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा। अभी रॉकेट के सिद्धांत वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी तुमने गड़बड़ की थी कि नहीं की थी, फटाफट से सेशन शेयर करो, क्या आंसर होगा क्विकली। किडनी स्टोन जो है वो बेसिकली किसके कारण होता है, प्रोटीन के कारण हो रहा है। कई लोग कहते हैं मिट्टी मत खा जो है पथरी हो जाएगी, ये कहने वाली, मैडम आपका हो गया क्या, हो गया ना, हाँ ठीक है। तो कहने वाली बात है कि मिट्टी मत खा पथरी हो जाएगी, पर यहाँ पर ऑक्सिलेट जो है वो बेसिकली उसका क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। कल की क्लास में क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये पढ़ाया था, कितने लोग थे बताओ। रिचा कह रही, रितेश जी कह रहे हैं मैडम आपका पढ़ाया हुआ सब आ गया, थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पर ऑब्वियस बी आंसर हो जाएगा। मतलब मैं यही कहूंगी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन मैंने पढ़ाए, क्योंकि ये इतने बेसिक क्वेश्चन है, तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगी। मैं यही कहूंगी कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आए थे। त्रिज्या मैम ने इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन फाइंड कर रखे हैं, तो एक बार हाँ मतलब मैं वही पूछ रही थी, आप यहाँ खड़े थे ना इसलिए। हाँ। चलो मैम आप करवा दो, मैं आराम से करवा दूंगी, है ना। मैं यही कह रही थी इको के क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार इको के क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं आपको दिखा दूं, क्वेश्चन नंबर 40 करा रही हूँ मैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर बताइए कौन सा क्वेश्चन 40 सो ये रहा। तो और भी हालत खराब थी। चलो सर करवाएगा। बात हो रही है ये वाला, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ कोड गिवन बिलो। यानी कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा गया है, फर्स्ट फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन कब हुआ था। आपको पता है 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, 1969 में करा गया था, 1969 में करा गया था। दूसरा कोई बताएगा, सेकंड फेज ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन यानी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, दूसरा चरण, किसी को पता है। किसी को पता है, 1980 में करा गया था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स कौन से एक्ट के तहत जो था वो कराया गया था। जल्दी जल्दी बोल रहे हो, फिर बोल रहे हो डिटेल में पढ़ाइए, आप डिसाइड कर लीजिए।
इस एक्ट के तहत कराया गया था। रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976 के तहत जो है स्टैब्लिश करा गया था रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई थी। उसके बाद है नाबार्ड। कोई नाबार्ड की फुल फॉर्म मुझे बताएगा? बिल्कुल अक्की ठाकुर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मेंस के लिए फॉर्म भरवा दीजिए। यस सर। 1982 में स्टैब्लिश करा गया था नाबार्ड, जो कि रूरल और एग्रीकल्चरल जो है उनके लिए एक बैंक है, उनकी डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए नाबार्ड है हमारा। ठीक है, 1975 में, वेरी गुड, यस, इस एक्ट के तहत 1975 में करा गया था। तो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, पहला सबसे पहले 1969 में हुआ था, तो हमारे ये दो ऑप्शंस हो सकते हैं। उसके बाद हमारा आया था आरआरबी एक्ट, ठीक है, तो हमारा तीसरा आ जाएगा। तो आपका पहले ही आंसर ये हो जाता है, सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे सर नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 42, ये रहा नीचे। नंबर 42 पे जाते हैं। Which one of the following organization declared Varanasi its first tourism and cultural capital in 2023? यानी कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहल पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित की थी? इसका आंसर है आपका शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि SCO। फैक्चुअल था ये, ओके। उसके बाद सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 51। बस ये रहा। ये क्वेश्चन आपका नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के अंडर है। कोई मुझे बता सकता है कौन से मिशन के अंडर है ये लॉन्च करा गया था? कौन से मिशन के अंडर लॉन्च करा गया था ये? हमारा जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है, ये मिल्क प्रोडक्शन के लिए, बेसिकली मिल्क प्रोडक्शन और काउ ब्रीड बढ़ाने के लिए लाया गया था। कौन से मिशन के अंडर इसको लॉन्च करा गया? नंद बाबा मिशन। ये किसी और एग्जाम में भी आया था मैडम, अपने कुछ रिसेंट। अच्छा, सेम क्वेश्चन एकदम किसी एग्जाम में तो आया, अभी 1-2 महीना पहले कोई एग्जाम में आया। पहला स्टेटमेंट इसमें ये दे रखा है, दिस स्कीम इंक्लूड्स मिल्क काउ ब्रीड्स ऑफ सहीवाल, गिर, थरपाकर और गंगोत्री ओनली। इस योजना में केवल साहिवाल, गिर, थारपारकर एवं गंगोत्री प्रजाति की दुधारू गाय की सम्मिलित की गई है। तो पहले मैं आपको बता दूं, जब भी आपके एक्सट्रीम आए ना, जब भी आपका एक्सट्रीम वर्ड आ जाए ओनली, ये तो पहली बात तो गलत हो जाता है, पर्टिकुलरली है, ज्यादातर, ओनली नहीं है। और ये यूपीएससी का जो एक तरीके से कह लीजिए पैटर्न फॉलो कर रहा है हमारा ये, ठीक है। तो ओनली नहीं है, पर्टिकुलरली है इसका आंसर। और इसी वजह से, सिर्फ एक वर्ड की वजह से ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। दूसरा बोला गया है बेनिफिशियरी मस्ट हैव एटलीस्ट 1 year ऑफ कैटल रेयरिंग एक्सपीरियंस, यानी लाभार्थी के पास गोपालन का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि 1 year नहीं, 3 years, कम से कम 3 साल। तो ये वाला भी आपका गलत हो गया, इसीलिए इसका आंसर ए हो जाता है, neither 1 nor 2। ओके, अगले पे चलते हैं। मेरा आखिरी क्वेश्चन है 57। ओके, एगमार्क के बारे में बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ठीक है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो साइन होता है, बेसिकली एगमार्क इज द साइन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, यानी एगमार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का सूचक है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है सर्टिफिकेट ऑफ एगमार्क इज इशूड बाय फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये गलत है। कोई बता सकता है कि कौन देता है एगमार्क का प्रमाण पत्र? कौन देता है, कोई बता सकता है? इसको डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन जो है वो देता है, नहीं, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नहीं देता है, ठीक है। तो आपका ये दूसरा वाला इसीलिए रॉन्ग हो जाता है, पहला सही है, तो इसका आंसर बी हो जाता है, केवल एक, दूसरा वाला जो है वो सही है, गलत है मतलब।
ओके एवरीवन, तो ये हो गए आपके अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए थे अगर मैं देखूं। अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक्यूरेटली आंसर बहुत आराम से कर सकते थे। ओके एवरीवन, और जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको मेंस के लिए अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पढ़ाने वाली हूँ, तो आप मेंस का बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो फटाफट से आइए, आपने देखा इकोनॉमिक क्वेश्चन देख लिया, हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को देख लेते हैं बच्चे, फटाफट से समझ लेते हैं क्या क्या पॉलिटी में क्वेश्चन आए हुए थे। और बड़ी बात यह है कि जो आपने पढ़ा है क्या उसमें से क्वेश्चन, आप इस बात को देखिए, मैं बार बार प्रमाणित नहीं करना चाहता हूं कि मैंने जो पढ़ा है वो आया, लेकिन आप देखेंगे जो भी आपके हाल में क्वेश्चन आपने मैराथन की हो मेरे साथ पॉलिटी की या फिर अपनी हिस्ट्री कुछ अपने मैराथन की हो, वहां से एग्जैक्टली हूबहू वही क्वेश्चन लास्ट के 4 से 5 दिनों में जो भी आपने पॉलिटी क्लासेस देखी होंगी उसमें एकदम इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन आपका 55 है, ऐसा क्वेश्चन मैंने 3 बार बताया है। 3 बार मतलब एकदम आपका 1 to 1 बराबर बार बार ये क्वेश्चन आया है। अगर आप वहां पे देखेंगे, अगर बच्चे यहाँ पे गलती किया होगा किसी ने, तो बड़ी बात है कि आपने गलत कैसे कर दिया होगा। यहाँ मैंने आपको अभी कल भी बताया कि आपका जो प्रीएम्बल है काफी इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है क्या, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित में सही क्रम कौन सा है। आपका पूछे प्रीएम्बल में किसी का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ना, एक के बाद एक जो वर्ड आता है वो क्या है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को, ऐसे करके पूरा जो प्रीएम्बल लिखा हुआ है उसमें है क्या, उसमें संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी क्या लिखा हुआ बच्चे, यहाँ पे देखेंगे आप, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं। ये प्रीएम्बल का मैंने आपको बोला था बच्चे वर्ड टू वर्ड, और ये क्वेश्चन मैंने 3-4 बार कराया है। इस बात से एकदम सहमत होंगे। कल रात में जब आपने मैराथन की होगी वहां भी मैंने आपको प्रीएम्बल को लेकर बोला था, प्रीएम्बल आपका इंपॉर्टेंट समझ में आता है। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ पे आगे क्या बोल रहे हैं, ये देखिए पंचायती राज की बात कर रहे हैं। पंचायती राज के संदर्भ में मैंने आपको अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर का नाम बताया होगा बच्चे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, उसमें हमेशा पंचायत का मैंने नाम लिया होगा। अगर आप बात से सहमत होंगे बिल्कुल। अच्छा, आपका 120 सही, बहुत बढ़िया बच्चे। चलिए यहां देखिए, बच्चे क्या है, यहां पे बोला पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होती है। क्या बोला, डायरेक्ट इलेक्शन होता है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है और पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के परीक्षण में होता है। बच्चे मैंने हमेशा बोला, चाहे वो प्रेसिडेंट की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे फंडामेंटल राइट की बात हो, या फिर आपके पंचायत की बात हो, पंचायत हमेशा से इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी बात करें तो यहाँ देखेंगे आप साफ साफ, तो यहाँ पे आपको समझ में क्या आएगा, यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो पंचायती समिति और जिला परिषद, हाँ ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। कहाँ होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं साथ में। लेकिन जो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, 18 वर्ष नहीं होती बच्चे, न्यूनतम आयु 18 वर्ष तो आपकी वोट डालने की है। ध्यान रखिएगा, आज के बाद लोकसभा का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, इलेक्शन कोई भी इलेक्शन हो, आपकी जो मिनिमम एज है, जो अभी लोकसभा का इलेक्शन 2024 में भी होने वाला है मार्च में, उसमें आपकी 18 साल चाहिए। लेकिन पंचायत का मेंबर बनने के लिए आपके कम से कम 21 ईयर्स चाहिए। तो आपकी 21 साल उम्र होगी तब जाके आपका यहाँ पे पंचायत के आप मेंबर बन पाएंगे। अगला बोल रहे हैं पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव, ये बोल रहे हैं कि हाँ जी, ये क्या कह रहे हैं, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग करवाता है। इस बात को बच्चे कॉमन सेंस से ये समझिए कि पंचायत का चुनाव हो रहा है, पूरे 28 राज्य हैं, वहां पे आपकी पंचायत है। क्या लोकसभा के पास सच में इतना टाइम है कि वो लोकसभा का इलेक्शन भी करवाए, है ना। मतलब जो आपका चुनाव आयोग है, जो देश के लेवल पे काम करता है, इलेक्शन कमीशन, वो पंचायत का भी काम करवाएगा, क्योंकि पंचायत तो छोटे लेवल पे काम करता है। ये काम दिया गया है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन को। ये एकदम कॉमन सेंस की बात है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ही पंचायत का चुनाव करवाता है। ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको नहीं कंडक्ट कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल क्या करता है बच्चे, आपका अभी जैसे राष्ट्रपति का इलेक्शन हो गया, प्रेसिडेंट का हो गया, वाइस प्रेसिडेंट का हो गया, या फिर अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला उसको वो कंडक्ट कराता है। बिल्कुल हाँ बच्चे, प्रेसिडेंट आया था ये टफ बच्चे, क्या बोल रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, पेपर कैसा आया था बच्चे, पेपर सभी लोग बताइए पेपर कैसा आया था। ये तो आप बता पाएंगे पेपर कैसा आया था। और हम लोग आगे बात करें, और हम लोग के कौन से क्वेश्चन दिखाई देते हैं यहाँ पे चलते हैं हम लोग और अपने क्वेश्चन की बात करें। चलिए मैं अपने संदर्भ में अगर यहाँ पे बात करूं, पॉलिटी की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे खुशी की बात बच्चे ये होती कि आपको जो बताएगा, कल आप रात में 9 बजे की क्लास को खोलिएगा,
रात में 9 बजे जो आपकी अड्डा पीसेस और हरियाणा चैनल चला था, मैंने आपको कम से कम 3 से 4 बार बोला होगा कि फंडामेंटल राइट देखना कल के पेपर में रहेगा ही रहेगा, कंफर्म रहेगा। ये मैं इस गढ़ से बोल पा रहा हूं क्योंकि हर साल इंडिया में जितने भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं, यूपी के, बिहार के, एमपी के, यूपीएससी के, हमेशा फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और वही आज सच बात साबित हुई। यहाँ देखिए, मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई भी बात हम लोग यहाँ पे अगर कर रहे हैं तो हवा में बात करने से अच्छा है कि आपको, और ये कैसे बन पाती है बात, क्योंकि आप जब कमीशन के पेपर को देखते हैं ना, तो एक आपको समझ में आता है क्या चाह रहा है कमीशन। मौलिक अधिकार पर संविधान, ये कल पेपर में करवाया है मैंने। मौलिक अधिकार कल यूएसए के लिखवाया भी हो, उसमें दिखवाया भी है आपको कि मौलिक अधिकार का संविधान। हमने आपको बच्चे कल बताया था कि आपको यूएसए से हमने क्या क्या सीखा है। बड़ी खुशी हो रही है मैं इस बात को देख के, यहाँ पे समझ के कि कल की कल अगर आपने रात में कल सुन के भी गए होंगे तो आपका सुबह का पेपर ये वाला ठीक हो गया होगा, कम से कम पॉलिटी के संदर्भ में तो आप क्वेश्चन ठीक करके आए होंगे। कि हमने आपको पेपर बना के और फोटो बना के बताया था बच्चे कि जो आपका फंडामेंटल राइट है, मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान कहाँ से सीखा, यूएसए से सीखा। पहला पेज जो हमारे संविधान का है वो प्रियम्बल है, उसको कहाँ से सीखा, यूएसए सीखा। और जो अपनी संविधान का जो मेन पेज है, जो मेन किताब का जो मेन पेज है वो फंडामेंटल राइट, उसको कहाँ सीखा, यूएसए से ही सीखा है। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही साबित होता है यहाँ पे। और साथ में अगर आगे देखें हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ देखिए अगला क्या दिखाई देता है। यहाँ बोला संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। नहीं बच्चे, आपको मरने का अधिकार संविधान में नहीं देता है, मृत्यु का अधिकार किसी को नहीं है। अपना ये आपको आईपीसी की सेक्शन में आपको वहां पे धारा भी लग जाती है। अगर आप कभी यमुना जी में कूदने जा रहे हो तो पुलिस वाले पकड़ के आपको कूटेंगे, अगर बच गए आप तो कूद गए तो भगवान के पास चले गए, अगर पकड़ेगा तो मारे भी जाएंगे। क्योंकि जब तक आपके ऊपर काल नहीं आया है, जब तक आपके ऊपर मौत नहीं है, तो मरना क्यों है भाई, संविधान भी मना कर रहा है ना। तो आर्टिकल 21 में प्राइवेसी का और जीवन जीने का अधिकार है कि आपको जीवन जीने का अधिकार, मरने का अधिकार नहीं आता है। ठीक, चलिए अगला क्या बोला है, भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। बच्चे ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, इसको अगर हम लोग गौर से देखें यहाँ पे, यहाँ देखिए क्या कहना चाह रहा है। यहाँ ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, आपको अगर इंग्लिश आपने नहीं पढ़ी होगी तो फिर आपको खेला हो गया होगा, खेला हो गया जैसे बोलते हैं। यहाँ देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने पिछले लास्ट 3-4 क्लासों में यूनियन और फेडरल का डेफिनेशन को क्लियर किया कि यूनियन में और फेडरल में बच्चे का अंतर है। हमारे में यहाँ क्या है, हमारे यहाँ जो यूनियन ऑफ द स्टेट है, हमारा जो भारत है, हमारा जो देश है, वो यूनियन ऑफ द स्टेट है, राज्यों का एक संघ है, फेडरल नहीं है। फेडरल और यूनियन में बच्चे डिफरेंस क्या है, और दोनों का हिंदी मतलब क्या, एकदम सेम है, संघ बोलते हैं दोनों को। सबसे बड़ी समस्या यही है, संघ जहां आपने पढ़ा बोला कि हाँ भारत राज्यों का संघ तो है ही नहीं, यहाँ पे अगर आपने संघीय संविधान पढ़ा हो तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत हुआ, क्योंकि इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, जब भी कोई आयोग अपने क्वेश्चन पे फंसता है ना, तो हमेशा इंग्लिश को ही मान्यता देके आगे बढ़ता है, वो इंग्लिश को ही प्रेफरेंस देगा। तो फेडरल क्या है बच्चे, जैसे आपका यूएसए है कि फेडरल कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपके 52 राज्यों से मिलकर बना है। वहां पे जितना राज्यों का अधिकार है उतना ही देश का अधिकार है, वो एक फेडरल कंट्री है। वहां पे न्यूयॉर्क का झंडा भी है और यूएसए का भी अपना झंडा है। ठीक है, वहां पे सिटीजनशिप न्यूयॉर्क की भी और यूएसए की भी। वहां के राज्यों को देश से अलग होने का अधिकार है, वो हो गई फेडरल कंट्री। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे देश से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है कि राज्यों का तो विनाश कर देंगे लेकिन देश का विनाश नहीं होगा। बिल्कुल। चलिए और क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। बच्चे ध्यान रखिए, संविधान को मूलभूत अधिकार जो आपके फंडामेंटल राइट हैं उनको हटाया नहीं जा सकता, उनमें संशोधन किया जा सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे, आपको पूछा इनमें कौन सा कथन गलत है। मैंने कल रात में जब मैराथन क्लास आपकी चल रही थी, मैंने हमेशा बोला बच्चे कि हमेशा गलत सही वर्ड को पढ़ के तब क्वेश्चन को करिएगा। बिल्कुल, आरओ के एग्जाम में बिल्कुल बच्चे, आरओ के सर 110 सही है, 7 गलत हो गया, बहुत बढ़िया बच्चे, कोई बात नहीं। चलिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ही लिखा है। हाँ बच्चे, स्टेट इलेक्शन कमीशन लिखा, वही तो मैंने बोला, राज्य निर्वाचन आयोग ही तो करवाता है, तो मैंने बोला ही, हाँ वो करवाता ही, यही मैंने बोला आपको, है ना बच्चे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है। पहला वाला तो सही है, पहला, बड़ी बात ये ना, पहला वाला सही है, पहला वाला ऑप्शन में ही नहीं है, ए तो ऑप्शन ही नहीं है। पहली बार मैं ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूँ जिसमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें ए ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, बी सी ने मतलब अपने से बता के रखा हुआ, अगर आपको नहीं भी पता पहला वाला ऑप्शन तो भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बी वाला भी गलत है, सी वाला भी गलत है और डी वाला, इसका मतलब ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार मूल अधिकारों को हटाया नहीं, मूल अधिकारों में संशोधन अमेंडमेंट किया जा सकता है। अगर यहाँ पे रिमूव की जगह अमेंडमेंट होता तो बात सही होती। चलिए, यहाँ पे आपको बात समझ आएगी भाई, यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चन मैक्सिमम आपको करने में समझ में आ रहे हैं। अगला चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चे यहाँ पे, मैं चाह रहा हूं कि पॉलिटी के क्वेश्चन जितने सेक्शन हो, आपके 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको कवर करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे सेक्शन में, कि आपको चीजें बराबर समझ में आ जाए। चलिए, अब आपका क्वेश्चन आ चुका है बच्चे, अगला पॉलिटी का क्वेश्चन क्या आ चुका है, यहाँ पे देखेंगे कितना सुंदर क्वेश्चन है, कितना ही अद्भुत क्वेश्चन आ गया आपका। बच्चे आपको कितनी बार मैंने पढ़ाया होगा, अगर आपने स्टैटिक के पार्ट में पढ़ा होगा, मैंने हर बार, अब बड़ी बात यह है ना कि मेरे साथ एक छोटी समस्या है कि मैं बराबर आके पढ़ाता हूँ, ठीक है। बापूजी की फोटो मैंने आपको हर बार बनाई, बापूजी की फोटो आपको हर बार बना के पढ़ा कि बापूजी क्या चाहते थे। बापूजी मरने से पहले ये चाहते थे, महात्मा गांधी, कि भाई पंचायत बना देना, पंचायत करना नहीं, बना जरूर देना, ठीक है। तो बापूजी ने पंचायत की डिमांड की थी, समझ पा रहे हैं मेरी बात। पंचायत की डिमांड मतलब आपका आर्टिकल 40, और मैंने आपको ये बताया था जो बापूजी का चश्मा है जो 00 वाला, इसका मतलब इसको 0 से किससे रिलेट किया था, 40 से। तो आर्टिकल 40 बच्चे यहाँ पे देखेंगे, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 क्या करता है, ग्राम पंचायतों का गठन। अच्छा, बड़ी बात क्या है ना, जब कमीशन किसी चीज को पकड़ता है ना, किसी चैप्टर को, तो उससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा पूछ रही है, हमेशा से आदत रही है। अब पंचायत पहले उठाया, यहाँ से फिर से कोई पंचायत से क्वेश्चन आ गए, है ना, उनका हमेशा से आदत रही है कि एक चीज को पकड़ेंगे उससे खंगाल लेंगे 4-5 क्वेश्चन कि बच्चे तबाह हो जाए, वैसी वाली बात। तो हर चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छे से चैप्टर को पढ़ के जाइए। तो आर्टिकल 40 क्या, ग्राम पंचायतों का गठन। अब मैंने कल की ही आपकी मैराथन में आपको पढ़ाया था, आर्टिकल 25 पढ़ाया था। 25 में आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। मैंने आपको राजपाल यादव का एग्जांपल बताया कि राजपाल यादव अगरबत्ती घोष के चल रहे हैं कि भाई धर्म को मानते हैं, चाहे अपने कान में लगाएं चाहे जैसे भी करें, ठीक है, धर्म को मानने का अधिकार है। आर्टिकल 26 क्या कहता है कि अपने जो धर्म को हम मान रहे हैं उसका प्रबंधन का भी अधिकार है, ये मूल। अब सोचिए, आपको कल जो मैंने क्लास में बोला, आपके सामने अभी अगला क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से दूसरा ही क्वेश्चन मिला, क्योंकि आर्टिकल फंडामेंटल राइट का ही है और डीपीएसपी का ये 40 है। मैंने आपको बताया था डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट और ड्यूटी, ये एकदम जहर चैप्टर है। जहर मतलब इतने इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में, अभी जो भी आप नेक्स्ट एग्जाम देंगे, मैं उसको भी दावे से बोल रहा हूँ, इसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, आएंगे ही आएंगे। चलिए, आर्टिकल 26 क्या कहता है बच्चे, ये कह रहा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। जैसे आपके वो धीरेन्द्र शास्त्री जो आपके वो हैं, आपके जो पर्चा लिखते हैं, उनके धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। लाखों लोगों की भीड़ जमा इकट्ठा होती है, क्यों होती है, क्योंकि धर्म के प्रबंधन की स्वतंत्रता आर्टिकल में लिख दी गई है कि भाई अपना प्रबंधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आइए 10 लाख लोग इकट्ठा हुई, ठीक, वैसी वाली बात, ये वाली बात हो गई। और आर्टिकल 98 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन यहाँ पे कर रहे हैं बच्चे, यहाँ पे सॉरी देखिए, यहाँ पे आर्टिकल 98 क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको हम लोग साफ साफ देख लेते हैं। अगर ये थोड़ा वो हो गया है, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, यहाँ पे क्लीन कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको मैच कर लेते हैं फिर से। पहला क्या होगा आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, आर्टिकल 40 को किससे हम लोग मैच किया, ग्राम पंचायतों से। आर्टिकल 26 को किससे किया, धार्मिक कार्यों से। और आपका आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। अगर आपको ये पता होगा कि पार्लियामेंट की बात कहाँ पे की जाती है तो उसको आप वहां पे मैच कर सकते हैं। और आर्टिकल 239 संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये मैच कैसे कर रहा है बच्चे, पहले का क्या कह रहे हैं, पहले का तीसरा अब बी का चौथा। अब पहले का तीसरा बी का चौथा तो दोनों में है, अब कौन सा लगाएं सर, कहाँ जाए। उसके बाद आता है सी का, आपका बच्चे क्या बोल रहे हैं, सी का दूसरा। इसका मतलब ऑप्शन आपका ये ए हो जाएगा। चलिए, बात मेरी समझ पा रहे हैं बच्चे, बिल्कुल सर, बस आंसर बताइए। नहीं बच्चे, आंसर तो बता सकते हैं। देखिए, कल भी मैंने आपको मैराथन क्लास में ये बोला, मैं आपको क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत करा सकता हूं, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं होगा ये कौन कंफर्म करेगा। नहीं, वो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर होगा ना तो वहां से 10 क्वेश्चन आपको निकलेंगे, इसलिए हम हमेशा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अगर अभी भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, कल को आप एग्जाम में बैठे फिर से आप क्वेश्चन नहीं आया तो फिर आप गलत करेंगे, ये वाली बात। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, हम लोग कौन सा क्वेश्चन आ रहा है अगला। एक बार मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ, अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, अगला है आपका 86 हो गया है। अगला एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चे, अगला एक क्वेश्चन और आपका आया है, बहुत सुंदर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे देखिए, अभी मैंने फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, डीपीएसपी की बात, राज्य की नीति निर्देशक तत्व की बात। यहाँ पे क्या लिखा है, अभी मैं कल की बात को 3-4 बार रिपीट कर चुका हूं, इसलिए कि सत्यापित करने के लिए मैंने जो पढ़ा है वो आया। मैं आपको बोला कि बच्चे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए जाएगा। कल ही आपको रात की क्लास में, कल रात में 9 बजे 10 बजे जो भी आपने क्लास मेरे साथ की थी वहां देखेंगे, और विश्वास ना हो तो जाके सच में देखिएगा भी। देखिए यहाँ पे ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं है, मैंने कल की क्लास में लिखा है साफ साफ। जो डीपीएसपी है बच्चे, डीपीएसपी को लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, वहां पे न्यायालय द्वारा इसको फोर्सफुली लागू नहीं करा सकते। एक बात
कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी आपके लिए योजना बनाएगी ना, तो डीपीएसपी का जो पन्ना है ना, उसको पलट के देख के जाएगी कि भैया इनके लिए स्कीम बनानी है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, कोई योजना बनानी तो कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान जरूर रखना होगा। ये इसकी बात कर रहे हैं। तो आपका क्या बच्चे, ये भी सही है और ये भी सही है। आपका बी 1 और 2 डीपीएसपी से 1-2 क्वेश्चन, दो आपके क्वेश्चन दिखाई दिए, फंडामेंटल राइट से 2 क्वेश्चन दिखाई दिए। इस बात को आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन आपका और दिखाई देता है यहाँ पे। चलिए 101 यहाँ पे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपका पॉलिटी का है बच्चे, यहाँ पे देख लेते हैं इसको, हम लोग अपना क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। ठीक है, ये बोल रहा है कि हाँ भाई अधिसूचित करता है कि भारत का राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, राष्ट्रपति के पास, द्रौपदी मुर्मू के पास, अपनी ताई के पास इतनी पावर है कि वो उसको अधिसूचित कर सकती हैं, ट्राइबल एरिया को बता सकती हैं। साथ में लिखा है अनुसूचित क्षेत्रों वाले, जो आपके अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्य को जनजाति सलाहकार परिषद, जो बोल रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए कोई सलाहकार परिषद की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि महामहिम जो है उनको लिखा गया कि भाई आर्टिकल 53 के तहत इनको ये अपना काम खुद से या किसी अपने अधीनस्थ कर्मचारी से करवा भी सकती हैं, तो इनको कुछ न कुछ सलाह करने के लिए परिषद का गठन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा बच्चे, 1 और 2 दोनों सही है। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो मैंने आपको बात कही थी, जो हमारी संस्था ने आपको बताया था कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा बच्चे हमेशा किसी भी एग्जाम में अपने पीवाईक्यू को हमेशा अपना आधार बना के चलिए। अगर आपके पास पीवाईक्यू का सेंस है तो आप सफल है, सीधी सी बात है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब अगला हम लोग देखेंगे, अपने रिजवान सर आ रहे हैं, इसको संभालेंगे। आइए सर। बिल्कुल। हेलो स्टूडेंट, चलिए रीजनिंग के केवल 2 ही क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सर एक मिनट बताओ, कैसे नीचे कैसे होगा? देखिए, एक क्वेश्चन तो ये है, देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन तो ये है कि 3 5 से 8 8 से 13 13 से 20। देखो 3 5 8 13 20। अब आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे 7 का डिफरेंस है। अब आगे कौन सा डिफरेंस आएगा? 2 3 5 7। आगे क्या आना चाहिए? या तो आना चाहिए 9। क्या ऑप्शन में है क्या? यहाँ पे 9 ऑप्शन में। तो 20 + 9 करता हूं तो 29 होता है। क्या होता है? 20 + 9 29 होता है। लेकिन यहाँ, हाँ जी, 20 + 9 29 होता है, लेकिन 29 तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, उस ऑप्शन में नहीं है। तो 20 + 11 होगा। उसका रीजन ये है कि उसने केवल और केवल क्या लिया? प्राइम नंबर लिया है। क्या लिया है? प्राइम नंबर। तो 20 + 11 करता हूं तो मेरे पास में कितना आ जाता है? 31। जो 31 क्या है? सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 31। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और है, इसमें 2 ही क्वेश्चन है रीजनिंग के। ये रहा एक और क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए यहां पे क्या बोला है इसने बोला है कॉरपोरेशन को ये लिखा जाता है, तो जुडिशियल को क्या लिखा जाएगा? देखो बेटा, कॉरपोरेशन का देखो बेटा, PROC। देखो उल्टा चार्चर का क्या किया उसने? पेयर बना लिया है और उसको उल्टा कर दिया है। ORAT को TARO। ठीक है, यहां IONS को SNOI। मतलब चार का पेयर बना के उसको उल्टा कर दिया। तो यहां पर भी क्या करूंगा? JUDI को IDUJ कर दूंगा। उसके बाद CIAL को LAIC कर दूंगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है? हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए मैम। 2 ही क्वेश्चन थे रीजनिंग के। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 30 पर अब हम जाना चाहेंगे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 30।
सारे क्वेश्चन तो कवर हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 आपका है राइन रिवर इन यूरोप के बारे में क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है कि राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नदर्न जर्मनी। तो बिल्कुल ये आपका सही, इसका जो है करेक्ट ये आपका है। कहां पर है राइन रिवर? आपका यूरोप में फ्रैंको जर्मन बॉर्डर पर मेनली है। कहां पर है? फ्रैंको जर्मन बॉर्डर पर ये आपकी है। दूसरा स्टेटमेंट इसका है कि पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। तो ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या इसका आंसर होगा? सी, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। कोल माइनिंग पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कोल माइनिंग पर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कब क्या एस्टैब्लिश हुआ था। बेसिकली फर्स्ट प्रोडक्शन ऑफ कोल इन रानीगंज। तो पहला जो प्रोडक्शन हुआ था रानीगंज में कोल का हुआ था, कब हुआ था? ये 1774 में। तो 1774 इसका होगा। उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोल माइनिंग, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड कब हुआ था? नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस कब हुआ? तो नेशनलाइजेशन ऑफ कोल माइंस हमारा हुआ था 1973 में, नेशनलाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड होगा 1975 में। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपकी कब हुई थी बेटा? ये आपकी हुई थी, ठीक है, 1956 में। 1956 में ये आपकी हुई थी। सबसे पहले आपका होगा फर्स्ट, राइट, और लास्ट में आपका होने वाला है 1975 यानी सेकेंड होने वाला है। तो डी इसका करेक्ट आंसर आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37 का है डी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम ज्योग्राफी के। और 38 ही आपका क्वेश्चन है। द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इज द बायोम विद द डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोमास। आपका जब हम इक्वेटोरियल बायोम्स की बात करते हैं तो इक्वेटोरियल बायोम्स को हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। कौन से लैटिट्यूड अक्षांश में पाए जाते हैं? तो 0 से 10 डिग्री में ये हमारा इक्वेटोरियल या फिर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो ये बायोम है पाए जाते हैं, राइट, 0 से 10 डिग्री। अब 0 से 10 डिग्री है इक्वेटर के आसपास वाला जो ये जोन है, तो डेफिनेटली ज्यादा रेनफॉल, ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे हमें मिलने वाला है। पहला आपका असर्शन क्या है कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बायोम इज द बायोम विद द डेंसेस्ट एंड हाईएस्ट बायोमास। तो बिल्कुल ये आपका सही है कि ये आपका विषुवतीय बायोम सबसे घना एवं सर्वाधिक जैव भार वाला वन बायोम है। तो ये आपका करेक्ट है असर्शन। रीजन आपका दिया हुआ है देयर इज हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। तो डेफिनेटली रीजन भी आपका इसका करेक्ट है। मैम ये क्वेश्चन ना मेन से रिपीट हुआ, थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में बता देता हूं। यस सर, बिल्कुल ठीक है, जब भी हम बात कर, एक मिनट, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं ना आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में, आपका जैसे मैंने बताया कि कहां पर आपके 0 to लेके 10 डिग्री आपके लैटिट्यूड्स पे आपका ये लाई करता है। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं यहाँ पर रेनफॉल के बारे में, तो रेनफॉल आपकी लगभग 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें तो 77% के आसपास यहाँ पर ह्यूमिडिटी। एंड जब हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में आपका, तो 25 से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर जाता है। क्लियर? इसी वजह से इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में भाई बायोम डेंस, अगर आप देखें जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं हमेशा एक क्या थिक कैनोपी, एक चद्दर लाइक स्ट्रक्चर हमें ऊपर देखने के लिए मिलती है। इसका यही कारण है क्योंकि डेंस होते हैं और जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो ऑप्शन पहला सीट सही है आपका। और सेकंड भाई बिल्कुल अभी बात की थी रेनफॉल 250 से 250 सेंटीमीटर के बीच, मतलब एक बहुत ही अच्छी खासी अमाउंट में रेनफॉल यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलती है। रेनफॉल अच्छा है, टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली बात है ह्यूमिडिटी भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड आर
ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ए आपका यहाँ पर सही होगा। मैम कुछ आप सर हम पहले, मैं जब तक हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं बहुत हाँ, अच्छे से, please, मैं एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहूंगी कि इस पेपर को देखने के बाद में एक चीज समझ में आ गई कि कोई अगर बहुत अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर पढ़ता है तो मुझे बेसिकली लगता है कि इस एग्जाम को आप डेफिनेटली जो है वो क्रैक कर सकते हैं। अभी थोड़ी बहुत जो गलतियां हुई हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और आगे की पेपर के लिए प्रिपेयर रहेंगे। पहले एक काम, यहाँ पर मेरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सुन लीजिए आप सभी लोग। कल की एनालिसिस जो कल हमने डिटेल वीडियो सर हमने ली थी मैराथन, उससे मुझे लगता है बच्चों को बहुत फायदा हुआ है ना, ये चीज आप मानते हैं? क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सारे फैकल्टीज हम लोगों ने ना बहुत मेहनत की थी। इसके अलावा वो वाली मैराथन जरूर देखना, नए हैं इस चैनल से जरूर जुड़ना और सेशन को शेयर जरूर से कर दीजिए, क्योंकि अब मैं जो बताने वाली हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल रहने वाला है। क्या है, इस चीज को एक बार समझने की कोशिश कर लीजिए, पहले रुकिए और सुनने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, आप एनालिसिस में भी देख रहे हैं कि हम लोग कोशिश करें जितना डिटेल, जैसे सर बता रहे हैं, मैम बता रहे हैं, जितना डिटेल हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोगों के लिए कुछ बहुत खास होने वाला है। और वो क्या है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। और इसके अलावा आप लोग जो है वो बेसिकली क्या कर सकते हैं वो मैं एक सेकेंड जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ। आप जब अडर 24/7 के मोबाइल एप्लीकेशन को अपने फोन के प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, बहुत खास होने वाला है, सुन लीजिएगा। जिन लोगों ने पेपर दिया है, पहले तो यहाँ पे इनको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो प्लीज आप उस पर अपना जो है वो जितना भी सारी चीजें हैं वो फिलअप जरूर से कर लीजिए। और जब है आप ये चीज करते हैं, इसके अलावा मैं कह रही हूँ कि अपने जो है जितने भी आप लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेंस देने वालों के लिए, चाहे यूपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों के लिए खास ये है कि आप जब अडर 24/7 का मोबाइल एप्लीकेशन अपने फोन के प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो है ऑल कोर्सेज की लिस्ट दिखती है और इसके अंदर आपको चले जाना है यूपीएससी के अंदर। आप लोगों ने तैयारी करनी है यूपी पीएससी और आरओ की, या तो आरओ या फिर यूपी पीएससी। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है यूपीपीएससी आरओ महापैक और दूसरा है यूपीपीएससी का महापैक। अब यूपीपीएससी का महापैक में क्या है कि आपको आरओ भी मिल जा रहा है और यूपीपीएससी के जितने भी आप लोगों के बैचेस है वो सारे भी मिल जा रहे हैं। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आरओ के अंदर और महापैक की खासियत ये होती है कि 2 साल की वैलिडिटी में आपके पास जितने भी नए बैचेस हम लोग लेकर आएंगे वो सारे बैचेस आप लोगों के हो जाते हैं 2 साल में। चाहे हम प्रीलिम्स का बैच लाएं, मेंस का बैच लाते हैं, है ना, मॉक टेस्ट जितने भी आते हैं, टेस्ट सीरीज जितने भी आते हैं, वो सब। इसके लिए करना क्या होगा, इस पे आपने क्लिक किया और आपकी कोई भी फैकल्टी हो जो भी आपको पसंद है। आशीष सर आपका कोड बता दीजिए एक बार। Y598। जैसे आशीष सर ने अपना कोड बताया Y598 है ना, प्रीति मैम आपका कोड बता दो। यस, PLIVE, PLIVE। अरे ये तो नया कोड आ गया। बिल्कुल मैम, पी लाइव प्रीति मैम का है, जैसे मेरा कोड है Y698। मैम आपका क्या कोड है? Y857। तो आपकी कोई भी फैकल्टीज हो उनका जब आप कोड लगाते हैं तो आप देखिए आपको 80% डिस्काउंट जो है वो देखने को मिलता है। और ये जो बैच एक्चुअली इसका अमाउंट जो कि 10,000 है, इसके 80% डिस्काउंट के साथ में आपको 2200 रुपए का आपको पड़ जाएगा ये। एग्जैक्टली दैट इज ठीक है। द थिंग। वन मोर थिंग, एक जो कंसर्न होता है कि हम इसको क्यों लें, मैं आपको चीज समझाता हूँ। जब भी हम बात करते हैं ना इस वाले महापैक के बारे में आपका, तो चाहे आपका पीसीएस हो गया, आपके आरओ हो गया या फिर आपका एपीएस हो गया, तीनों एग्जाम इस साल लाइनअप थे आपके, देख पा रहे थे। तो एक ही बैच के अंदर आपको तीनों कोर्सेज के जो भी कंसर्न है आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इवन वन मोर थिंग, चैट सेक्शन में आपको एक गाइडेंस प्रोग्राम का एक लिंक दिख रहा होगा आपका, स्पेशली मेंस ओरिएंटेड है। और मैं फिर बता रहा हूँ, जिस लेवल के आपने अभी प्रीलिम्स दिया है, थोड़ा सा जो स्तर है आपके मेंस का वो ऊपर बढ़ के आएगा आपका। क्लियर? तो गाइडेंस के लिए आई थिंक सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे हिसाब से, गाइडेंस तो प्रोग्राम है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। टीम आपको पर्सनली गाइड करेगी, बस आप लोग इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। और एक दीपेश सर आ चुके हैं जिनका बहुत देर से वेट हो रहा था। सर एक मिनट आ जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सबका इतना सारा प्यार देने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा यहाँ प्रतीत होता है कि आप लोगों ने भी जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व कराए, उन सबका एक ही उद्देश्य था कि आपको प्रॉपर मैं आपको आंसर जो है प्रोवाइड कर सकूं। और पूरी टीम ने पूरी मेहनत के साथ में आपके सामने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन जो हमने प्रोवाइड किया है। और कोशिश प्रयास सिर्फ हमारा इतना सा है कि आप लोग अपने सपनों को, अपने जो स्वप्न आपने देखा है उसको आप पूरा कर सकें। तो मुझे लगता है कि इसी बात के साथ में आज का एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि यहाँ पे कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स भी हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि यहाँ पर किसी भी फैकल्टी ने ये नहीं कहा कि मैंने पढ़ाया देखो आ गया, क्योंकि हमें पता है कि अगर जिसने पढ़ा है ना वो डेफिनेटली ये बात कहेगा ही नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उसको पता है कि हमने कितना पढ़ा है। जो लोग नहीं पढ़े हैं
जो पढ़ना चाहते हैं एक बार आकर देखो सेशन में। कल से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कल से फिर से हम एक दिन का भी रेस्ट नहीं लेंगे। आने वाले किसी भी स्टेट के एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पेसिफिकली अगर आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप डेफिनेटली कल से हमारे बैचेस सुबह 8 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं, तो कल से आप लोगों को इन बैचेस में रेगुलर बने रखना है। मैं बस इतना सा कहूंगी। सर आप कंटिन्यू करेंगे? बस सर करते हैं आप। चलिए तो बस इसी बात के साथ में विदा लेने का समय आ गया है। जल्दी ही हम लोग जी और बिल्कुल। सर सबसे बड़ी बात भाई, सेकंड शिफ्ट के लिए हिंदी के लिए आप सभी को सर बेस्ट ऑफ लक। अड्डा 247 पीसी की तरफ परिवार की तरफ से कोई भी टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मेजर खेल था आपका ये वाला, बट हिंदी अपने आप में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही एक अलग रोल प्ले करेगी। तो आप आराम से अपना नेक्स्ट शिफ्ट देके आइए, कूल रहिए, थोड़ा खा पी लीजिएगा जो लोग स्टार्टिंग से एंड तक बने हुए हैं, क्योंकि आई थिंक एंट्री स्टार्ट होने वाली है मेरे हिसाब से। तो सर क्या ही बोलना चाहेंगे? जय बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक Good आप luck, सबको अड्डा 24/7 पीसीएस परिवार की तरफ से। और हिंदी एक मैं बोल सकता हूँ गेम चेंजर साबित होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब जो गलतियां यहाँ पर हुई हैं उनको आप बचा सकते हैं आने वाले हिंदी exam में। और ठीक है, सर वो एनालिसिस में जुड़ना ना भूलिए। नेक्स्ट सेशन में आप लोग हमसे जुड़े, जल्दी ही आपके लिए नया सेशन हम लोग लेके आएंगे। चलिए ठीक है। इसी बात के साथ में हम लेते हैं विदा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जय योर हिंद। सपोर्ट, कीप लर्निंग विद अस। थैंक यू सो मच। जय जय हिंद।